नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता जा रहा है और दिलचस्प मोड़ पर इसलिए पहुंचता जा रहा है क्योंकि एक तरफ वहां महाविकास आघाड़ी जिसके पक्ष में सहानुभूति की बातें सामने आ रही है, जनता के मिजाज के उसके पक्ष में काफी हद तक होने की बातें लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन वाली महायुति जिसकी स्थिति यह है कि सीटों के औपचारिक ऐलान को लेकर न तो कोई बंटवारा घोषित हुआ और न ही कोई संकेत दिए गए कि इतनी सीटें लगभग ये पार्टी लड़ेगी। यही एक बुनियादी फर्क है दोनों गठबंधन में। महाविकास आघाड़ी की तरफ से 231 उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, 57 का मामला अभी भी लटका हुआ है। वहीं महायुति की तरफ से 211 कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं और वहां 77 का मामला लटका हुआ है। तो ये 57 और 77 के बीच जो 20 सीटों का गैप है, मुद्दा वो नहीं है, क्योंकि नामांकन की तारीख तो मंगलवार यानी 29 अक्टूबर तक है। मुद्दा दरअसल ये है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये करीब करीब तय है कि तीनों पार्टियां कितनी सीटों के आसपास चुनाव लड़ेंगी, 2-4 कम 2-4 ज्यादा। ये करीब करीब तय है कि वहां सिर्फ 13-14 सीटों का मामला फंसा हुआ है, 3-4 मुंबई में और 6-7 सीटें विदर्भ में। असल खेल दूसरी जगह है और वो खेल है महायुति के अंदर। महायुति के अंदर की बात करें, उद्धव ठाकरे की पार्टी जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी में अपनी सीटों को लेकर निश्चिंत है कि 90 से कम नहीं और 103-4 से ऊपर नहीं, इसी के बीच में उसे चुनाव लड़ना है। शरद पवार की पार्टी को यह बखूबी पता है कि शरद पवार की पार्टी 77 से 87 सीटों के बीच में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी को भी यह बखूबी पता है कि कांग्रेस पार्टी 95 से लेकर 103-4 सीटों के बीच चुनाव लड़ रही है। लेकिन यह बात यदि महायुति की करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 121 उम्मीदवार तो घोषित कर दिए, एक बार 99 और एक बार 22। इसके अलावा शिंदे गुट और अजीत पवार गुट ने भी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। अभी भी 77 सीटें बची हुई है, लेकिन वहां यह तय नहीं है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 121 सीटों पर लड़ेगी, यही पक्के तौर पर आप कह सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो 121 कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं, गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, 106 विधायक पिछली विधानसभा में भी उसके पास थे, तो तय है कि वो 121 से आगे लड़ेगी। हो सकता है वो 150 सीटें लड़े। असल जिच अजीत पवार की पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच है, एनसीपी और एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना। और इन दोनों के पास ओरिजिनल पार्टी का सिंबल भले ही आ गया है, लेकिन जनता का सिंबल अभी भी नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगी। और सबसे ज्यादा बागी ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन दोनों पार्टियों का जनाधार कहां है, मोटे तौर पर यह भी नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी की दुविधा कितनी बड़ी है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। दुविधा कहां पर है? दुविधा एक तरफ यह है कि 3% आबादी वाले ब्राह्मण समुदाय के नेता देवेंद्र फडणवीस को चेहरे के तौर पर वो घोषित करे या ना करे, वो चेहरा है ही भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में ओबीसी को क्या जवाब दिया जाएगा? जिनके वोटों के बूते भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो 50 के आंकड़े तक शायद पहुंच जाए, उससे क्या जवाब दिया जाएगा? ओबीसी वर्ग के जो अलग अलग समुदाय हैं, मसलन माली समुदाय, बंजारा समुदाय, धनगर समुदाय या कोई दूसरे समुदाय, उन्हें क्या मैसेज दिया जाएगा मराठा आरक्षण और कुणबी सर्टिफिकेट को लेकर? बीजेपी उसमें परेशान है। शिंदे गुट के लोगों को किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, अजीत पवार गुट के लोगों को भी किसी मुद्दे से मतलब नहीं है। उन्हें बस यह है कि विधायकी बची रहे, राज्य की विधानसभा में चुनकर वो फिर से आ जाए, जिसकी संभावना फिलहाल जनता के हाथ में कैद दिखाई देती है। अब शिंदे गुट की बात कर ले। मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे जरूर है, लेकिन गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय कहां है? उनके पास नहीं है, गठबंधन की दूसरी पार्टियों के पास है। मुख्यमंत्री पद पर होने के बावजूद उनके साथ जिताऊ उम्मीदवार कितने हैं?
और उनका मुद्दा क्या है, यह बड़ा सवाल है। मुंबई महानगर में उनकी ताकत एक्सपोज हो चुकी है। ठाणे जिले में जहां से वो आते हैं उस इलाके की इक्का दुक्का सीटों पर उनका असर है। वहीं अजीत पवार की बात करें तो जब तक शरद पवार के हाथ में मराठा पॉलिटिक्स की कमान है, एनसीपी की कमान है, अब एनसीपी का कौन सा धड़ा किधर है उससे मतलब नहीं है, किसका चुनाव चिन्ह क्या है उससे मतलब नहीं है। जनता के बीच एनसीपी का एक ही सिंबल है, एक ही चुनाव चिन्ह है जनता के बीच। भले ही तूतरी चुनाव चिन्ह उन्हें मिल गया जिसे बार बार वो उस बाजे को, उस वाद्य यंत्र को दिखाते रहते हैं शरद पवार, लेकिन जनता के बीच जो जनता के दिलो दिमाग में जो चुनाव चिन्ह की तरह बैठा हुआ है वो शरद पवार है। यही स्थिति उद्धव ठाकरे के बारे में कही जा सकती है। उद्धव ठाकरे का शासन, उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे परिवार की विरासत और इन सब से आगे उद्धव ठाकरे की मासूमियत और पार्टी तोड़े जाने की घटना, इन दोनों ने उन्हें वहां खड़ा कर दिया है जहां से भारतीय जनता पार्टी को एक साथ कई मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। तमाम बातें हो रही है, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, भूपेंद्र यादव लगातार वहां जमे हुए हैं, पूर्वोत्तर से आने वाले, अरुणाचल से आने वाले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वहां भेजे जा रहे हैं, नितिन गडकरी जा भी रहे हैं तो सिर्फ नागपुर तक अपने आप को सीमित रख रहे हैं, पीयूष गोयल की कोई मास अपील है नहीं, विनोद तावड़े जैसे नेता महाराष्ट्र देखें या बिहार देखें उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को अपने साथ बांध कर कैसे रखे, खासकर उस दौर में जब शरद पवार की अपील मराठा वोटर पर नहीं उससे आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे की अपील सिर्फ शिवसैनिकों पर नहीं बल्कि उससे आगे आम जनता और यहां तक अल्पसंख्यकों पर जाती दिखाई दे रही है। और इन सब के आगे देखें तो प्रकाश आंबेडकर की पार्टी जो सेकुलर मिजाज वाले वोटर्स के बीच वोट बंटवारे के एक बड़े फैक्टर के तौर पर देखी जा रही थी, वो पार्टी लगातार सिमटती जा रही है और अब अकोला में भी सिमटती जा रही है। आप पिछले चुनाव और अंतिम चुनाव जो लोकसभा का हुआ उसमें उनकी पार्टी के वोट प्रतिशत को देख सकते हैं, उनके आंकड़े को देख सकते हैं कि वो पार्टी कहां 70-75 लाख वोट तक ला सकती थी और लाई भी थी पहले। वो पार्टी अब 14 लाख 15 लाख वोटों तक सिमट गई और वो वोट जो उसके सिमटे, जो उसके खाते से जो वोट गए, वो भाजपा के चुनावी हिंदुत्व के दायरे में नहीं आए, वो वोट चले गए महाविकास आघाड़ी की तरफ, यानी इंडिया अलायंस की तरफ, क्योंकि दलित वोटरों के सामने कई सारे मुद्दे थे। एक अपने उनके विमर्श में दलित चेतना का मुद्दा, सोशल अपलिफ्टमेंट सामाजिक उत्थान का मुद्दा और नेतृत्व के मुद्दे का जहां तक सवाल था कि एक प्रतीकात्मक नेतृत्व तो कांग्रेस कौन कहे, पूरे इंडिया अलायंस जो महाविकास आघाड़ी का भी नेतृत्व करती है उसके अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा, एक दलित नेता का चेहरा जब सब कुछ सेटल होता हुआ नजर आया, तब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट और अजीत पवार गुट की सरकार क्या लेकर आ रही है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना स्कीम की तर्ज पर योजना, क्या कुछ पैसों से महाराष्ट्र के दलित वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपनी तरफ लुभाया जा सकता है? क्या महाराष्ट्र में टोल फ्री कर देने से, टोल प्लाजा पर टोल नहीं वसूले जाने से क्या चुनाव में उसका कुछ फायदा मिल सकता है? जो भी हाईवे पर अपनी गाड़ी लेकर चलने की कुवत रखता है वो टोल देने की भी कुवत रखता है, और 100-200 रुपए या 500 रुपए के टोल से यदि चुनाव प्रभावित होने लगे तब तो इस देश में पैसे बांटकर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 400-500 सीटें मिल जानी चाहिए थी। वो क्यों नहीं हुआ? जिन राज्यों में सबसे ज्यादा गरीबी की बातें आती है, जहां सबसे ज्यादा लाभार्थी चेतना का असर बताया जाता है, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? दरअसल महाराष्ट्र एक अलग मिजाज का स्टेट है। भले ही कई सारी अलग अलग डेमोग्राफी, अलग अलग इलाके महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने वाले फैक्टर रहे हो, चाहे पूरब का विदर्भ का इलाका हो, गढ़चिरौली से लेकर यवतमाल तक का, पश्चिम का इलाका हो, मुंबई महानगर से लेकर कोंकण तक, मराठवाड़ा का इलाका हो, उत्तर महाराष्ट्र का इलाका हो, खानदेश का इलाका हो, कोई भी इलाका महाराष्ट्र का आप देखें, महाराष्ट्र में पैन महाराष्ट्र अपील रखने वाला नेता सिर्फ 2 नेता आज की तारीख में दिखाई दे रहे हैं। और ये संयोग है या प्रयोग जो भी माने,
ये आज की तारीख में महाविकास आघाड़ी के पास है। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार भी बहुत ज्यादा अपील करते हो, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और महायुति यानी एनडीए के जो कैंडिडेट हैं, उनकी अपील की तो बात छोड़िए, उनकी अपील पर तो जनता सुनने वाली भी नहीं है। उन्हें घूम फिरकर नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर निर्भर रहना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ जो दो बातें जुड़ी है वो ये जुड़ती है कि पहली चीज, मुंबई प्रांत के विभाजन से बने हुए दो राज्यों में से एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात, उस गुजरात से नरेंद्र मोदी आते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के आर्थिक हितों को लेकर जिस प्रकार महाराष्ट्र में एप्रीहेंशंस है, जिस प्रकार की चिंता के वातावरण है, नरेंद्र मोदी की सक्रियता उसे और ज्यादा बढ़ा सकती है। कि क्या कुछ और प्रोजेक्ट उठकर गुजरात चले जाएंगे, सेमीकंडक्टर चिप की तरह? उसी तरह से मुंबई में धारावी प्रोजेक्ट के विकास का योजना का काम किसे दिया गया है, सबको पता है। उसी तरह से बीएमसी का चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा? दरअसल महाराष्ट्र के अंदर जो सामाजिक विमर्श है, उस सामाजिक विमर्श में दूसरे राज्यों की तरह भाजपा समर्थन या भाजपा विरोध के हालात नहीं है। आज की तारीख में भाजपा विरोध से ज्यादा उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के पक्ष में जो हालात है, यानी निगेटिव इश्यूज पर चुनाव नहीं, सकारात्मक मुद्दे पर जो ये चुनाव जा रहा है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात खाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। वैसे अभी भी चुनाव में वक्त है, कौन मात खाएगा, कौन जीतेगा, ये वक्त बताएगा, और उस दिन तक किसका मोमेंटम बना रहा ये भी तय होगा वहीं से। लेकिन मोटे तौर पर एक बात साफ दिखाई देती है, चाहे गुजरात 2002 के चुनाव से देखें, चाहे 1989 और 91 में भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के दौर से देखें, चाहे उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव को देखें, 2014 के चुनाव को देखें, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता में नकारात्मक मुद्दे को चुनाव में आगे रखने का सबसे बड़ा फायदा उसे मिलता हुआ दिखाई देता है। जिस नकारात्मक मुद्दे, निगेटिव इश्यूज का अभाव महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में दरअसल जमीनी हकीकत यह है, तमाम प्रचार के शोरगुल और बाकी चीजों को एक तरफ रखकर देखने की कोशिश करें तो जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा के लायक भी लोगों के बीच दिखाई नहीं दे रही है कि लोग बीजेपी की चर्चा करें। और महाराष्ट्र के अंदर जिस बात को कोई नहीं बोल रहा, वो बड़ी बात तो यह है कि क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में पहुंच जाएगी जहां यूपी बिहार में कांग्रेस पार्टी खड़ी है? महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर, एक राजनीतिक पहचान के तौर पर, जो शिवसेना की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, सत्ता के करीब तक पहुंची, सत्ता में पहले स्टेपनी रही, डिप्टी सीएम और फिर सीएम और फिर डिमोशन के बाद डिप्टी सीएम, ये सारे दौर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उत्थान के दौर में देखे। दरअसल आज की स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में चर्चा के लायक नहीं समझ रहे, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मुकाबले में इसलिए बनी हुई है क्योंकि सामने से महाविकास आघाड़ी के सामने कोई दूसरा विपक्ष नहीं है। और जब जनता के सामने नौबत यह होती है कि कोई विपक्ष नहीं होता, तब तो जनता विपक्ष ढूंढ लेती है। लेकिन जब कोई विपक्ष होता है तो चाहे अनचाहे उसी विपक्ष को, विपक्ष की भूमिका के लिए जनता को चुनना पड़ता है। यह स्थिति महाराष्ट्र में बीजेपी की है। यूपी बिहार में कांग्रेस के हालात को आप देख सकते हैं, कैसे मंडल प्रयोग ने खत्म कर दिया कांग्रेस को। ठीक इसी तरह से महाराष्ट्र की परिस्थिति में कैसे गुवाहाटी मॉडल ने और कैसे शिवसेना के साथ बढ़ती हुई राजनीतिक दूरियों ने, ठाकरे परिवार के साथ बढ़ी राजनीतिक दूरियों ने भारतीय जनता पार्टी को वहीं लाकर खड़ा करने की स्थिति में ला दिया जहां से भारतीय जनता पार्टी 1989-90 के दौर में टेक ऑफ करना शुरू की थी। आज महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी जाकर के देखें, चाहे मुंबई हो या नागपुर हो, चाहे अकोला यवतमाल हो, चाहे कोंकण हो, चाहे बारामती हो, चाहे सिंधुदुर्ग का इलाका हो, चाहे अमरावती का इलाका हो, चाहे नांदेड़ का इलाका हो, चुनाव जीतने के लिए दूसरी पार्टियों से आयात किए गए लोग या उनके परिवार के लोग ज्यादातर जगहों पर
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मोहरे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मोहरे जब आयात किए जाने लगे तो तय मानिए कि अपने घर में कुछ बचा नहीं है, राजनीतिक जमीन खिसकने के हालात हैं। महाविकास आघाड़ी के पास अच्छे रणनीतिकार हैं, अच्छी चुनावी लड़ाई लड़ने वाले चुनावी योद्धा हैं, बना हुआ चुनावी माहौल है। बस एक चीज की कमी दिखाई दे रही है कि लोगों के भीतर हरियाणा का चुनाव देखने के बाद बैठा हुआ वो डर कि क्या हरियाणा तो नहीं हो जाएगा। जब मैं अपने चैनल या किसी दूसरे चैनल के भी कमेंट बॉक्स को देखता हूं, खासकर चुनावी विश्लेषण से जुड़े हुए, तो एक बात साफ निकल कर आती है, आधे से ज्यादा कमेंट यही होते हैं, चुनाव प्रक्रिया क्या हरियाणा में सही हुई, क्या हरियाणा में सही तरीके से चुनाव हुए, और क्या हरियाणा में कोई मशीनी खेल तो नहीं हुआ, और वही खेल तो महाराष्ट्र झारखंड में दोहरा नहीं दिया जाएगा। ये सवाल हमारे दर्शकों के कमेंट बॉक्स में होते हैं। जब भी हमारे चैनल पे, जब भी द न्यूज लॉन्चर पे, या जब भी अभिषेक कुमार चैनल पर हम लोग कोई भी शो चुनाव को लेकर करते हैं, तो इस तरह के कमेंट फ्लडेड होते हैं, भरे होते हैं इस तरह के कमेंट। और ये इस देश के अंदर चुनाव व्यवस्था पर उपज रहे संदेह के बादल का जीता जागता नमूना है। और इस संदेह के बादल को यदि एक तरफ किनारे रख दिया जाए, यदि इसे पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया जाए, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में बहुत साफगोई से कहें तो बहुत पीछे दिखाई दे रही है। अब देखते जाइए होता क्या है। 23 नवंबर को सब कुछ आपके सामने होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।